मैं मशकूर हूँ कि आज 2 साल के बाद जो है हम ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे जो स्पीच है उसको वाइंड अप कर रहे हैं और एक ऐसे माहौल में वाइंड अप कर रहे हैं कि सारा पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया एक वबा की ज़द में है और हमारे इस ऐवान के बहुत सारे मेंबरान इस वबा की ज़द में आए हुए हैं। हमारी शाह साहब और ये अगली हमारी सफ़ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो तकरीबन सारी इस वक्त कोविड की ज़द में आ चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे तमाम कोलीग्स इस हाउस में जो हैं उनको भी शफा बख्शे और जो तमाम मरीज़ हैं इस मर्ज़ के और दूसरी अमराज के, अल्लाह ताला उनको भी शफा बख्शे। जनाब वाला, पिछले 2 रोज़ में बहुत सी तकारीर हुई, मैं सबका तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि कोविड पे और जो प्राइवेटाइजेशन का मसला है उस पे जो है ना मैं कोई बात करूं। मैं जो हुकूमत की जो पॉलिसी है कोविड पे, उसका जो है 17 मार्च से लेकर आज तक जो है एक समरी पेश करता हूं उनकी पॉलिसी की हुकूमत। उसके बाद जनाब स्पीकर आप बता दीजिएगा कि इस पॉलिसी का क्या मतलब आपने निकाला है। 17 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कोरोना एक आम फ्लू है, आएगा और चला जाएगा, थोड़ी सी चीज पर टेस्ट कराने चले जाएं, ये ठीक नहीं है, घबराना नहीं। फिर मार्च में उन्होंने कहा ये मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लोग भूखे मर जाएंगे। 18 अप्रैल को उन्होंने फरमाया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, हमारा अंदाजा 25 अप्रैल तक 50,000 कोरोना के मरीज होंगे, लेकिन सिर्फ 15,000 हुए। 1 जून को उन्होंने कहा मैं जैसा चाहता हूं वैसा लॉकडाउन नहीं हुआ। 3 जून को उन्होंने कहा कि दुनिया भी सोच रही है कि हमारी तरह स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था। उसके बाद 4 जून को उन्होंने कहा हमें भी पता था कि लॉकडाउन खुलेगा और कोरोना फैलेगा। 6 जून को कहा हमारी अशराफिया लॉकडाउन चाहती है। कोरोना और लॉकडाउन फैशन है, ये गवर्नर सिंध ने कहा हुआ है। असद उमर साहब ने जून में कहा पाकिस्तान में बीमारी इतनी मोहलक नहीं जितनी यूरोप में और दीगर ममालिक में है। 8 जून को कहा वजीर आज़म साहब ने अवाम इसको सीरियस भी नहीं ले रहे और आम फ्लू समझ रहे हैं, मुश्किल वक्त आने वाला है, कोरोना को सीरियस ना लिया गया तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। जनाब वाला, आप खुद फैसला कर लें, ये मुक्तदर ऐवान फैसला कर ले कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या चाहते हैं। इन तमाम बयानात का कोई मतलब निकाल दे, मुझे कोई इंटरप्रेट कर दे इसको। उनके जो इरादे हैं उसका को हमें पता लग जाए कि वो इस मुल्क और कौम के साथ क्या करना चाहते हैं। जनाब वाला, 15 मई को लास्ट मंथ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने एक खत लिखा, एक समरी भेजी चीफ मिनिस्टर को
जिसमें उन्होंने कहा, उस वक्त कन्वर्जन रेट 6% था। सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा कि 6,70,000 अफराद सिर्फ लाहौर में जो है इन्फेक्टेड है। ये 15 मई की बात है, जब कन्वर्जन रेट जो था वो 6% था। आज कन्वर्जन रेट जो टेस्टिंग्स में जो पॉजिटिविटी आती है उसको कन्वर्जन रेट कहते हैं। आज कन्वर्जन रेट जो है वो 25% हो चुका है। आप 6,70,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, चलें 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इसका मतलब है सिर्फ लाहौर में 3 मिलियन इन्फेक्शंस हैं इस वक्त। 3 मिलियन इन्फेक्शंस हैं। आप इस ईवान का जो रेट है कोविड का, आप सिर्फ उसको जो है देख लें कि टोटल मेंबर्स कितने हैं या टोटल स्टाफ, ये सारा इस ईवान की जो सारे साथ जो हेल्प करता है हमें स्टाफ जो है, वो उनमें से कितने लोग निकले हैं, आपको एक परसेंटेज का एक सैंपल जो है आपके सामने आ जाएगा। हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हू है, उन्होंने एक लेटर लिखा है 7 जून को, यह भी पंजाब गवर्नमेंट को लेटर नहीं लिखा। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का जो ओपन करना था वो पाकिस्तान ने गलत किया। लॉकडाउन में हमेशा उस वक्त रिलीफ दी जाती है जब एक सर्टेन कंडीशंस जो हैं किसी मुल्क में वो डेवलप हो जाती हैं सेफ्टी की, कोविड से। थ्रेशोल्ड्स हैं वो, आप वो 1, 2, 3, 4 जो है, आप जिस तरह क्रॉस करते जाते हैं आप उस तरह लॉकडाउन को ईज करते जाते हैं। ये बहुत सारे ममालिक में दुनिया में हुआ है और हो रहा है। हमारे यहां वो हालात नहीं थे और फ्लड गेट्स जो है एकदम खोले गए। आपने देखा कि ईद के ऊपर जिस तरह बाजारों में, दुकानों पे जो रश हुआ, खुदा के लिए लोगों की जानों के साथ जो है सियासत मत करें। वोटों की सियासत इस वबा के ऊपर ना करें। मेरी इस्तदा है, ये वोटों की सियासत है जो हमें ले बैठी है कि आज जो है रोजाना 5 से 6 हज़ार, मेरा है लेटेस्ट जो है 5,500 जो है वो हर रोज जो है 5,500, 6, पौने 6 हज़ार जो है, कल के परसों जो है वो नंबर था। हमारे यहां पे सर्वेलेंस वीक है, ये भी हू कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हम ट्रैकिंग नहीं कर रहे, ना जाती तौर पे कर रहे हैं ना हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त 10 जो हाईएस्ट नंबर है जिन ममालिक का उसमें शामिल है, और आहिस्ता आहिस्ता नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये इसका नंबर जो है पहले 3-4 में जो है वो जा रहा है। WHO की सजेशन है इस खत में जो 4 दिन पहले लिखा गया कि आप इंटरमिटेंट लॉकडाउन्स करें, कि लॉकडाउन करें उसके बाद रिलैक्स करें टू सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस वो लॉकडाउन जो है रिलैक्स करें, उसके बाद फिर लॉकडाउन करें। सिलेक्टिव लॉकडाउन करें कि जहां पे ज्यादा गुंजान आबादियां हैं और वहां पे कोरोना फैल चुका है, वहां पे सिलेक्टिव लॉकडाउन करें, उन इलाकों को सील कर दें। उसके बाद हु आपको कह रहा है कि 2 हफ्ते करें लॉकडाउन, उसके बाद 2 हफ्ते जो है ये कंपैरेटिवली उसको ईज करें। टेस्टिंग जो है आज से 1.5 महीना कबल जो है बयान आया था हुकूमत का, हुकूमत के अदारे का, कि जी टेस्टिंग जो है मंडे से, वो मंडे गुजरे हुए आज 1.5 महीना हो गया है कि 50,000 टेस्टिंग तक हम पहुंच जाएंगे, हमारे पास इतनी एबिलिटी हो जाएगी। आज भी जो नंबर है हमारा 1.5 महीना गुजरने के बाद मेरा है 23,000-24,000 के करीब है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी तस्दीक कर दें। मुझे कल बताया गया कि इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में
60 साल से ज्यादा मरीज जो है, उम्र के मरीज जो है, उनको एडमिट करना बंद कर दिया गया, बिकॉज उनका ख्याल है कि ये लोग जो हैं, इनको रिट्रीव करना जो है, इनको शिफा देना जो है वो मुश्किल है। हम कंसंट्रेट करें नौजवान लोगों पे और 60 साल के ऊपर लोग जो हैं उनको राइट ऑफ कर दें, उनको अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ दें। वह है तो हर चीज़ ही उसके रहमो करम पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे। यानी मेरी उम्र के लोग जो हैं वो हुकूमत उनको अबैंडन कर रही है इस शहर के अंदर, और उनको अल्लाह ताला के रहम, हम आगे भी ये पूरी कौम अल्लाह ताला के रहमो करम पे है, ये हुकूमत के रहमो करम पे नहीं। आपने 18 महीने स्पीकर साहब, जनाब डिप्टी स्पीकर, आज हुकूमती बेंचों वाले, आप भी और भी लोग जो है तन्हाई में सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या कोई गवर्नेंस नाम की चीज है इस मुल्क में, क्या हुकूमत नाम की कोई चीज है इस मुल्क में, क्या पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की। किसी भी फील्ड में ले लें, मैं तो सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूं ना, किसी भी फील्ड में ले लें, कहां पे कोई सक्सेस रेट कहीं भी दिखा दीजिए, दूर दूर तक कामयाबी का कोई नामो निशान नहीं। जनाबे वाला, अगर पीपल्स पार्टी और हमारी क़यादत को अरेस्ट करने से इस मुल्क के मसले हल हो जाते हैं, हमें बताएं किस थाने में जाना है, हम उठ के चले जाते हैं वहां, हमें अरेस्ट कर लें, हमें कैद में डाल दें। जब तक ये मुल्क जो है हमारी कैद में पड़ने से टर्न अराउंड नहीं हो जाता इमरान खान साहब से, तब तक हमें कैद में रखें। हमसे कोई कीमत वसूल कर लें, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो काम करें। ये इस किस्म के बयानात तो न दें कि हर रोज को आपको टेलीग्राम आ जाती है तो आप बयान दे देते हैं, और उस बयान में और आपके पिछले बयान में कोई आपस में रिश्ता नहीं होता, कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, ऑपोजिट होता है। मैं उनके बयान जो उन्होंने कंटेनर पे दिए, या स्टील मिल की बात हो रही थी जो उस पे दिए, मैं उस पे भी आऊंगा। इस वक्त क्राइसिस जो है वो गवर्नेंस का क्राइसिस है। इस वक्त क्राइसिस जो है वो कंप्लीट लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है। इस वक्त क्राइसिस जो है कि इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, दे आर कंप्लीटली लॉस्ट। कोई रुख नहीं है, कोई सिमत नहीं है, किसी मंजिल का तयन नहीं है। वी आर लिविंग मोमेंट टू मोमेंट, वी आर लिविंग, गुजारा किया जा रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, बकौल इस हुकूमत के पहली दफा है कि कंप्लीट कोहेरेंस है एस्टैब्लिशमेंट में और इस्लामाबाद में, पिंडी में और इस्लामाबाद में, दोनों एक पेज पे हैं। कि बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारी 72 साल तारीख में कि पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो इतनी उनमें कोहेरेंस हो, इतनी हम आहंगी हो उनमें। बकौल इनके तमाम इंटरनेशनल अदारे जो हैं वो इनकी असिस्टेंस कर रहे हैं और इनकी तारीफें कर रहे हैं। बकौल इनके फ्लड गेट्स खुले हैं, लोग जो हैं हमें पैसा दे रहे हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना हमें पैसे दे रहे हैं। ये जन्नत का समा है जो ये बता रहे हैं हमें, लेकिन ये फिर आगे क्यों नहीं चल रहा। कल मैंने एक वजीर का बयान हो जाएगा, ओगरा सो रहा है और पेट्रोल पंप्स के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। ये हमें ना बताएं, अपने आप को बताएं, अपने आप से पूछें कि पेट्रोल पंप्स पे क्यों लाइनें लगी हुई हैं। ओगरा से पूछें। ओगरा आपके नीचे एक रेगुलेटर है ऑयल एंड गैस सेक्टर का। आप जब पीएसओ को ठेका ना दें और किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दें तेल इंपोर्ट करने का, तो फिर यही होता है जो हुआ है। मैं फिर वापस आता हूं कोविड के ऊपर। जनाब वाला, कल
यहां क्या कहा गया कि अपोजिशन ने टारगेट किया है जी कि वो ईरान से जो लोग आए हैं, जनाब वाला हमने टारगेट नहीं किया। रिकॉर्ड पे हैं जफर मिर्जा साहब, आप भी मेरा ख्याल है उस मीटिंग में मौजूद थे, स्पीकर साहब ने वो मीटिंग चेयर की थी रूम नंबर 5 में। उसमें उन्होंने कहा था 78% बंदा तफ्तान के रास्ते आया है जिसने कोरोना आके फैलाया। खुदा न खास्ता हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली। रिकॉर्ड में आप मिनट्स निकाल के देख लें कि तफ्तान का नाम लिया, जायरीन का नाम लिया, और साथ उन्होंने कहा कि 13% जो हैं वो दूसरे जायरीन थे जो उम्रे से वापस आए या कहीं से वापस आए, और 5% जो है वो लोकली जनरेटेड जो है ये इन्फेक्शन है। हमने ये फिक्र नहीं बताई, तफ्तान का हमने नाम नहीं लिया। ये मिर्जा साहब ने, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने नाम लिया है, जो इस वक्त चेहरा मोहरा हैं वजीर आजम साहब की एब्सेंस में वजारत सेहत का। जनाब वाला, जो इस वक्त हुकूमती ऑफ द रिकॉर्ड जो बात करते हैं कि जिस तरह खजा में पत्ते, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये गलत साबित हो कि जिस तरह खजा में पत्ते गिरते हैं इस तरह इंसानी जानें जो हैं इस मुल्क में जाएंगी कोरोना की वजह से। और ये बात अगर आज लोग इनकार करते हैं उससे, मेरे भाई पटेल ने सही कहा कि कोई तरीका ढूंढे कि कोरोना भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जिम्मे लग जाए, कोई तरीका ढूंढे। और जिस तरह $200 बिलियन जो है वो मेरे अजीज आज नहीं आए, वो उन्होंने लोगों के मुंह पे मारना था, 100 इस पे 100 इस पे, पता नहीं उनको पता लग गया, उन्होंने बाहर ही रख लिया है, खुद ही रख लिया है। क्या किया? इमेच्योर बड़ा सॉफ्ट वर्ड है यार, कोई और वर्ड इस्तेमाल करो। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी अब उम्र नहीं है इस्तेमाल करने की। जनाब वाला, ये लैक ऑफ गवर्नेंस जो है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो गवर्नेंस इन दिस कंट्री। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। एक सूबा जिसने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, आपने उसके खिलाफ महाज खोल लिया। आपने सियासत करनी शुरू कर दी सिंध के साथ, बजाय उसके तकलीद करते उसकी, मुराद अली शाह की। उस बंदे में इतनी गट्स थे, लीड करने की इतनी कैपेसिटी थी कि उसने इनिशिएटिव्स लिए, डिफिकल्ट इनिशिएटिव्स लिए, आपने उसको विलिफाई किया। कल रात एक प्रोग्राम चला, उसमें शाहजेब खानजादा कहता है कि एक सरबराह ने अपनी अना और नासमझी में अवाम को खतरे में डाल दिया। सरबराह कोरोना को फ्लू कहता रहा, ना मास्क पहनता था, ना समाजी फासला रखता था। सूबाई हुकूमतें लॉकडाउन करती थी तो उनके खिलाफ मुहिम चलाता था और लॉकडाउन के खिलाफ जुलूसों में शिरकत करता था। ये इमरान खान साहब की बात नहीं हो रही, ये ब्राजीलियन प्रेसिडेंट की बात हो रही है। अगर कोई मुमासलत है तो मैं माजरत खा हूं। मेरा मतलब है कोई मिलता जुलता केस अगर हमारे यहां पाकिस्तान में भी है तो मैं उसकी माजरत कर लेता हूं। जनाब वाला, मैं बात तो लंबी नहीं करना चाहता, बजट का इजलास है और मौके भी आएंगे, और भी दोस्त जो हैं मेरे इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं प्राइवेटाइजेशन पे बात करूं। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, ये नवीद कमर साहब बैठे हुए हैं, मैं यहां पे मौजूद हूं, हम दोनों चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन रहे हुए हैं। और दोनों ने चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन होने के नाते कैद भी भुगती।
नैब 16 नवंबर नैब ऑर्डिनेंस 16 नवंबर 1999 को लागू हुआ था। एम आई राइट शाह साहब? हम ऑलरेडी कैद थे, हमें उसमें बुक कर लिया गया। हम दोनों ने अपनी पार्टियों को बड़े तरले लिए कि इस कानून में तब्दीली लाई जाए। पीपल्स पार्टी ने ज्यादा किए, हमने कुछ चंद लोगों ने, 2-4 बंदों ने कहा। लेकिन किस्मत में था कि ये कानून जो है जनरल मुशर्रफ का बनाया हुआ, मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूं, ये किसी सियासी जमात की हुकूमत ने नहीं बनाया था। हमने प्राइवेटाइजेशन की, पीटीसीएल की इंतहाई अच्छी ट्रांजैक्शन जो है हमने उसको स्टार्ट किया, फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट किया, ट्रांजैक्शन जो है पीपल्स पार्टी ने की। एम आई राइट? हमने सारे बैंक प्राइवेटाइज किए। ये जितने बड़े बड़े बैंक हैं इनको हमने प्राइवेटाइज किया। ये बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन थी, बैंकिंग इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करना, टेलीकॉम को प्राइवेटाइज करना, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन थी। मेरा ख्याल है पीटीसीएल की $10 बिलियन की ट्रांजैक्शन थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी जगह एहतजाज नहीं हुआ। अगर कल कोई समझता था, जो लोग मुकर्रर यहां से आए कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। स्टील मिल प्राइवेटाइज हुई, जनरल मुशर्रफ के वक्त हुई, उसको रिवर्स सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं आज उस वक्त भी कहा था जब वो ट्रांजैक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोकी थी कि ये फैसला सही नहीं आया। अगर वो ट्रांजैक्शन उस वक्त हो जाती, चाहे उसमें फ्लॉज थे, तो सब्सिक्वेंट 12 सालों के अंदर वतन अजीज को सैकड़ों अरबों डॉलर का नुकसान, रुपयों का नुकसान ना उठाना पड़ता है। अगर आज मुलाजमीन को एक अच्छा सेवरेंस पैकेज मिल रहा है, सेफ एग्जिट नहीं कहते उसको सेवरेंस पैकेज कहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं वीर कमर साहब? गोल्डन एक्शन, दैट्स ए मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। अगर उनको मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर वहां पे लोग जो है सेटिस्फाइड होकर घर जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि ये जो जनाजे हैं पब्लिक सेक्टर में ये प्राइवेटाइज हों, ये आगे चलें, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दें, गवर्नमेंट के लॉसेस जो हैं उनकी जगह जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो आना शुरू हो जाए। इसी तरह हम पीआईई की प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ नहीं हैं, या उनकी होटलों की प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ नहीं है, एयरपोर्ट की जो है आउटसोर्सिंग उन पे भी हम खिलाफ नहीं है। लेट मी स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माई ओन पार्टी एंड आई थिंक इवन पीपल्स पार्टी विल एंडोर्स दैट। लेकिन खुदारा आज जिस माहौल में आप इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, इन अदारों को, एयरपोर्ट्स को या पीआईए के होटलों को, कल मेरे भाई गुलाम सरवर खान साहब वजीर जो है एविएशन के, उन्होंने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड $350 अरब का नुकसान कर चुकी है। एक बहुत बड़ी एयरलाइन हमारे मुल्क में, उनका बहुत ज्यादा ऑपरेशन है, उन्होंने 600 पायलट्स निकाले हैं और 6000 अपने मुलाजमीन टर्मिनेट किए। और साथ एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री इज अंडर स्ट्रेस, ये लफ्ज इस्तेमाल हो गया। आप इस माहौल में आपने एयरपोर्ट जो है आउटसोर्स करने जा रहे हैं, जरूर करें, वेट करें कि 6 महीने साल के बाद मार्केट रिवाइव हो जाए, आप अच्छी मार्केट में अच्छी कीमत ले सकें, अच्छे बायर्स आए।
इसी तरह होटलों को आप जरूर लीज पे दें, कोई ट्रांजैक्शन उनकी करें। हम प्राइवेटाइजेशन के, ये मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, खिलाफ नहीं है, लेकिन जब होटल वीरान हुए हैं, होटलों अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी ख्वाजा आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुझे आपका पैगाम मिल गया, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी वाइंड अप कर दूँ, और दोस्तों ने भी बोलना है। मैं बात कर रहा था जनाब डिप्टी स्पीकर के कि ट्रांजैक्शन जरूर करें, ट्रांसपेरेंट करें, और साथ जो है मार्केट जिस वक्त हाइट पे हो उस वक्त करें, ताकि आपको प्रोसीड्स जो हैं वो ठीक मिल सके। एक कमेटी बनाई गई है जो इस को लुक आफ्टर करेगी। बुनियादी तौर पे जो प्राइवेटाइजेशन का कानून है, आप 100% ट्रांजैक्शन जो है प्राइवेटाइजेशन के कानून के मुताबिक जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए कर सकते हैं, उसको बाईपास नहीं कर सकते। यहां पे एक कमेटी बनाई गई है कॉमर्स मिनिस्टर साहब की, एविएशन मिनिस्टर साहब की, और जुल्फी बुखारी साहब हैं जो स्पेशल असिस्टेंट हैं। मुझे कॉमर्स मिनिस्टर के कमेटी में होने पे, अगर वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन उस कमेटी में उनको इंक्लूड करता है कमेटी बना के, तो कोई इतराज नहीं। इज ए फेयर मैन रज़ाक दाऊद साहब। एविएशन मिनिस्टर हमारे कोलीग हैं गुलाम सरोवर खान साहब, पिछले 30 सालों से मेरे कोलीग हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब जिस महकमे को चलाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, वो ओवरसीज पाकिस्तानी खुद किस तरह बने। 1983-84 में जो वारदात हुई उसकी तारीख निकालने आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी बने, या उनका जो खानदान किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी बना। उनका इस ट्रांजैक्शन में शामिल होना जो है इस ट्रांजैक्शन पे जो है सवालिया निशान बनाते हैं। वो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, लंदन में उनकी कंपनीज हैं, अवेलेबल है इस वक्त वेबसाइट्स के ऊपर कि किन किन कंपनीज में वो डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर रहे हुए। इस ट्रांजैक्शन को मैंने एविएशन मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए थे, बाबर गवान साहब गवाह हैं, मैंने उनको कहा था अपना नाम ना खराब करें, आपके जिम्मे कोई बात नहीं है पिछले 30 साल के कैरियर या 35 साल के कैरियर में। अच्छे बिजनेसमैन है रज़ाक दाऊद साहब, जिनके साथ वो खड़े हैं, या अपना सरवर साहब
सरवर खान साहब जिस पार्टी के साथ हैं, हमारे इख्तलाफ आता है, बेशुमार इख्तलाफ आता है। वी टोटली 100% डिसअप्रूव ऑफ द पार्टी, लेकिन दे आर इन बैड कंपनी, देयर डिसीजन, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। लेकिन वो तो बैड कंपनी में है, खुद ठीक है, लेकिन ये जुल्फी बुखारी हिमसेल्फ इज ए बैड कंपनी। इनको जिस ट्रांजैक्शन में भी आप डालेंगे, उस ट्रांजैक्शन पे वही सवालिया निशान आएंगे जो लोगों की भर्तियों पे 1983-84 में आए थे और फिर सजाएं हुई थी और फिर इनको मुल्क से भागना पड़ा था। प्लीज, यहां पे सियासी वर्कर बैठे हुए हैं, किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मेरे कोलीग्स हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं। ये गैर सियासी लोग जिनका इस सिस्टम में कोई स्टेक्स नहीं है, जिनका कुछ दाव में नहीं लगा हुआ, वो एक ब्रीफ केस लेके आए हैं। जी ख्वाजा आसिफ साहब। हम सियासी लोगों का ये डायलेमा है, हमारी ये बदकिस्मती है कि हम जब भी इक्तदार में आते हैं तो ऐसे लोग जो हैं, या साइड किक्स जो हैं, वो साथ ले आते हैं या साथ उनको क्रिएट कर लेते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, और ये उसका खमियाजा जो है, उसके नतायज जो है, वो सियासतदान और सियासी वर्कर भुगतते हैं। हुकूमतें बदनाम होती हैं, ये अदारा बदनाम होता है। प्लीज ट्रांजैक्शन करें, अच्छी मार्केट में करें, लेकिन उसकी ओवरसाइट के लिए बंदे जो हैं वो शफाफ होने चाहिए, उनकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, अभी तक फाइनेंशियल एडवाइजर कोई नहीं अपॉइंट किया गया। अच्छी रेपुटेशन वाला फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट कराएं, जो अपनी भी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करेगा, पाकिस्तान की रेपुटेशन भी, और आपको अच्छी ट्रांजैक्शन करके देगा। जनाब स्पीकर, मैं समेटता हूं, कल कुछ बातें हुई थी। जनाब वाला, यहां बेशुमार लोगों के बाहर जाने पे एतराज होता है, जिसमें मेरी क़यादत शामिल है। कल डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, और मैं वहां पे जाके अदालत उस्मा के सामने भी कहने को तैयार हूं कि मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली नहीं है, वो असली है, मैं कसम देने को तैयार हूं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उसके बाहर जाने का, मेरे कायद के बाहर जाने का मजाक उड़ाया जाता है, उसकी बीमारी का, उसकी मरहूमा बीवी की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। बड़े बड़े लोग, उनमें मेरे एक उस्ताद भी रहे हुए हैं, उन्होंने भी बातें की। खैर, उस्ताद के नाते मैं उनके मुतल्लिक़ कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जहांगीर तरीन यहां से चला गया, किसी के इस तरफ से मुझे कोई आवाज नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, इट्स हाई टाइम। बातें जरूर करें हमारे अदवार की, पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के अदवार की जरूर बातें करें। हमने इस मुल्क के ऊपर इंटरमिटेंटली हुकूमत की है 3-3 दफा, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आज आप कंटेनर पे नहीं खड़े। आज आपके सामने 2 साल की आपकी परफॉर्मेंस भी है। आप बताएं कि आपने क्या परफॉर्म किया है, फिर कंपेयर करें कि हम नकारा लोग थे और हम काम के लोग हैं। और दूसरी बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है जनाब डेप्टी स्पीकर, यहां पे हुकूमत के इत्तेहादी खड़े होके अपने सूबों का रोना रोते हैं, अपने शहरों का रोना रोते हैं। यह कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं इसको लफ्ज मुनाफकत नहीं करूंगा, जरूरत नहीं करूंगा वो, कि आप हुकूमतों के साथ रहे हो, आज भी हुकूमत के साथ हैं, और साथ जो हैं अपने जो कॉजेज हैं, जस्टिफाइड कॉजेज हैं, मैं उनके कॉजेज के ऊपर जो है कोई उंगली नहीं उठा रहा, और कहेंगे जी ज्यादती हो रही है। आप हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए हैं, आप उनके इत्तेहादी हैं,
आपने हर झूला लिया हुआ है, हर इक़्तिदार के जो है का झूलन झूला हुआ है, और फिर आप शिकायत करते हैं। सर ये यहां पे जो हम लोग जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आज बड़ा दौर, खतरनाक दौर है। ये 1 मिनट में आपका बयान जो है ना, जिस तरह ये स्टील मिल पे असद उमर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान सामने आ गए। मेरी मैं स्पीच हो गई आपकी, बहुत टाइम भी हम सब ने मिलकर जो है जनाब डिप्टी स्पीकर, मैंने इस ऐवान में एक दफा नहीं बल्कि एक दफा से ज्यादा अपनी वाबस्तगी जो है जनरल ज़िया साहब के दौर से जो थी उसकी, क्योंकि वो एक मिलिट्री का डिक्टेटरशिप थी, उससे वाबस्तगी की मैंने माफी मांगी। अल्लाह ने मुझे इतनी जुर्रत दी कि मैं यहां पे खड़ा होकर इस ऐवान में माफी मांगता, लेकिन ये लोग उन्हीं पार्टियों का गिला करते हैं। कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं। अगर सूबों के हक जो है तल्फ हो रहे हैं तो साथ आप इक़्तिदार के साथ जो है वो उसके झूले भी लेते रहें, तो ये तो बात ना हुई ना। फिर जो जिनकी हक तल्फी हो रही है उनके साथ शाने से शाना मिला के जो है जो जुल्म हो रहा है वो सहे ना। ये दो रुखी पॉलिसी जो है ये इस ऐवान के मेंबरान को, और जो खुसूसन वो लोग जो 4-5 दफा इस ऐवान में आ चुके हैं, एक पार्टी जो है वो बार बार गिला करती है। उनके कायद पता नहीं वो आज भी उनके कायद हैं या नहीं हैं, लेकिन जो जुबान उन्होंने बोली है पाकिस्तान के लिए, मेरे और आपके वतन के लिए, वो भी उस ला ताल्लुकी का इस ऐवान में जो है गिला करें, ऐलान करें ऐलान उससे ला ताल्लुकी का, और माफी मांगे पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान के इस ऐवान से, मुक़्तदर ऐवान से, कि हमारा उसके साथ ताल्लुक या हमने उसकी जो क़यादत जो है मानी हुई थी वो गलत मानी थी। इस तरह ना करें, कभी पीपल्स पार्टी के पीछे, कभी किसी और के पीछे, ये ना करें। मुझे ये बात ट्रिगर हुई है जो अभी एक तकरीर हुई है, मैं एहतराम करता हूं सबका, मैं एक सियासी बात कर रहा हूं। जनाब वाला मैं वाइंड अप करता हूं। मेरा दोस्त है परवेज रशीद, उसने परसों ट्वीट किया, उसने कहा कि सारी दुनिया में पेट्रोल जो है वो बायर्स के पीछे भाग रहा है, हमारे मुल्क में पेट्रोल को जो है वो बायर्स ढूंढ रहे हैं और वो नहीं मिल रहा, और इसकी भी जिम्मेदारी कबूल करने को लिए तैयार नहीं कि सस्ती तरीन मार्केट कई दहाइयों में हुई है और हमारे मुल्क में पेट्रोल नहीं। ये मिस गवर्नेंस की एक बिल्कुल लेटेस्ट शाकार है पिछले 3-4 दिन के अंदर या 8-10 दिन के अंदर। मैं आखिर में तजवीज़ है मेरी, स्पीकर साहब ने नहायत मेहरबानी के साथ एक कमेटी तश्कील दी कोविड के ऊपर इस हाउस की, और वो उसकी 4-5 मीटिंग्स भी हुई। उन मीटिंग्स में कुछ फैसले भी हुए। 2 मीटिंग्स में मेरा ख्याल है कोविड को लोग जो मैनेज कर रहे हैं वो तशरीफ भी लाए, उसके बाद वो लोग गायब हो गए। अगर स्पीकर साहब की सरबराही में ये प्रपोजल जो है, फाद हुसैन है एक बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, कॉलम नवीस हैं, उन्होंने कल ट्वीट के ऊपर एक लंबा थ्रेड जो है दिया है, उस कमेटी को रिवाइव कर लें, उस कमेटी को एम्पावर कर लें, और उस कमेटी की कार्रवाई जो है वो टेलीविजन के ऊपर दिखाई जाए कि मुख्तलिफ अदारों के लोग जो आके उसको किस तरह ब्रीफ करते हैं। ये एक वॉच डॉग बॉडी होगी हमारी इस क्राइसिस के दौरान हुकूमत की परफॉर्मेंस की, और साथ जो है लोगों को पता लगता रहेगा
कि वी आर इन सेफ हैंड्स, इफ़ वी आर इन सेफ हैंड्स। मेरा ख्याल है वो थ्रेड पढ़ लें फाद हुसैन का, स्पीकर साहब पढ़ लें और स्पीकर साहब उस कमेटी को रिवाइव कर लें। उसमें ये जो क्या एक कमेटी बनी हुई है असद उमर साहब जिसके सरबराह हैं, असद उमर साहब भी उसमें आ जाएं। हम मुस्तफ़ीद होंगे उनकी इंफॉर्मेशन से, उनकी राय से, उनकी एक्सपर्टीज़ से। और भी लोग उसमें हैं, मुक़्तदर अदारों के लोग भी हैं। ख्वाजा साहब बहुत लंबी बात हो गई, अभी मेरा ख्याल तो ये मैं चलें मैं वाइंड अप करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत लंबी बात। बहुत शुक्रिया।